नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। देश में इस समय किसी बात की सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वो यही है कि 2019 के चुनाव में क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी को सेकंड इनिंग का मौका मिलेगा या फिर मौका उनके राजनीतिक विरोधियों के हाथ जाएगा। अब तैयारियों में तो कोई भी टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही है। टीम मोदी ने तो पूरी तरह से चुनावी टोन सेट कर दी है, क्योंकि कल जिस अंदाज के साथ प्रधानमंत्री सूरत में बोल रहे थे, जिसमें बदलाव और बदले की बात थी, और जिस अंदाज में आज प्रयागराज में हिंदुत्व वाली बैटिंग हुई, उससे यह साफ है कि 2019 के इस चुनावी युद्धकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने हर अस्त्र शस्त्र निकाल लिए हैं। इसमें हिंदुत्व का मुद्दा भी एक बार फिर पूरे जोर से आते हुए दिख रहा है। इसमें मौका राम मंदिर पर बने नए माहौल से भी मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तारीखों में फंसे राम मंदिर मुद्दे पर सरकार ने एक नया रास्ता निकालकर मंदिर के लिए वो नया माहौल बना दिया है जिसमें राजनीति होना निश्चित था। प्रयागराज में 2 धर्म संसद एक के बाद एक इसी राजनीति का नतीजा है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज से प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की बुलाई जो धर्म संसद शुरू हुई, उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा वो सबसे पहले सुनना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मोहन भागवत ने यह कहा कि हिंदू समाज के साथ कपट युद्ध चल रहा है, सावधान रहने की आवश्यकता है, 2014 की तरह एकजुट रहने की बात की, वो ये बताता है कि हिंदुत्व का एजेंडा इस चुनाव में भी प्रमुखता से उठने वाला है। पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा। सारे हिंदू समाज को बतानी पड़ेगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये कपट युद्ध है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण समाज को तोड़कर वोटों की कटाई करने वाले लोग, इस समाज में स्वाभिमान जगा, ये समाज एक हुआ और भारत दुनिया में बड़ा हुआ, तो जिनके स्वार्थ मार खाते हैं ऐसे देश के अंदर के और देश के बाहर के लोग, परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। ये आप मान लीजिए, देर इसी बात की है। दूसरे प्रस्ताव में उल्लेख है कैसे कैसे प्रयास चल रहे और कैसा कैसा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र बड़ा पुराना है और उम्मीद उनको थी कि हम इसको सफल कर लेंगे, स्वतंत्रता के पहले से चल रहा है। लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया है, उनको पहला धक्का था। और स्वतंत्र भारत में जिन लोगों को हिंदुत्ववादी कहा जाता है वो लोग सत्ता पर आते हैं, ये उनके लिए दूसरा धक्का था। 2014 के चुनाव के बाद इंग्लैंड में एक प्रमुख वृत्तपत्र ने अग्रलेख छापा, उसके शीर्षक में लिखा कि आखिर भारत के लोगों ने ब्रिटिश राज्य को अलविदा कह ही दिया 2014 में, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश को अपना मानने वाले, इस देश की संस्कृति का गौरव मन में रखने वाले, इस देश को माता मानकर उसकी भक्ति करने वाले, इस देश के समाज को अपना मानने वाले, ऐसे अपने पराक्रमी पूर्वजों के गौरव को मन में लेकर अपना जीवन चलाने वाले लोग अगर इस देश में खड़े हो गए तो इस देश को विभाजित रखकर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करना और दुनिया में अपने स्वार्थ के दुकान चलाना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। यानी प्रयागराज से हिंदुत्व वाले एजेंडे की टोन सेट करने का प्रयास संघ प्रमुख द्वारा हुआ। ये एक तरह से 2019 के चुनाव के लिए बीजेपी और संघ का तीसरा अस्त्र है। पहले 2 अस्त्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में चला चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि क्या बदलाव आया है, और दूसरी बात भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसमें किसी को न छोड़ने वाली बात थी। एक बार आपको फिर सुनाते हैं कि पीएम ने क्या कहा था। 26/11 याद है ना, मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था, फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई, और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।
और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। पीएम जिस तरह से बोल रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2019 के चुनावी कैंपेन में कितनी आग रहने वाली है। अब इसमें हिंदुत्व वाला मुद्दा भी धीरे धीरे जुड़ने लगा है, जिसकी बात आज मोहन भागवत ने की है। इसके पीछे टीम मोदी वो मौके भी भुनाने में कसर नहीं छोड़ रही, जो मौके उनके राजनीतिक विरोधी बैठे बिठाई दे देते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने आज फिर यही किया है। उन्होंने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा और ये ट्वीट किया कि हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व की विचारधारा देश को बांट रही है। देश को एक जैसे लोग नहीं बल्कि एकता चाहिए। शशि थरूर का यह बयान तब आया है जब उन्होंने इससे पहले ही प्रयागराज में संगम स्नान को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि गंगा साफ भी रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। बीजेपी ने शशि थरूर के नए विवादित बयान पर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घेर लिया। वो ऐसा मौका क्यों छोड़ते? यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है जिस प्रकार बार बार हिंदू धर्म के ऊपर कांग्रेस पार्टी आघात करती है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म को, माफ करिएगा मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, किंतु कांग्रेस पार्टी दरअसल यही कर रही है कि हिंदू धर्म को बार बार रह रहकर लगभग प्रतिदिन गाली देने का काम कर रही है। यह अत्यंत ही दुखद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाती है। खबरदार में अब बात प्रयागराज में चल रही उस धर्म संसद की करते हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में करीब 200 संत पहुंचे। कहा जा रहा है कि यहां पर कल राम मंदिर पर प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन जिस तरह से कल परम धर्म संसद खत्म हुई और उसमें सरकार को कोसते हुए राम मंदिर निर्माण की तारीख दे दी गई, उससे संतों के बीच राजनीति खुलकर सामने आ गई। उधर जाओ तो कहते हैं ये बीजेपी की धर्म संसद है, इधर आओ तो कहते हैं कांग्रेस की धर्म संसद है। भाई संत हैं तो सारे हिंदू समाज के संत हैं, संत हैं तो धर्म के संत हैं, पार्टियों के संत थोड़ी ना। सभी जब सैकड़ों धर्म संसद हो गए, कोई निर्णय नहीं निकला, उसके बाद एक अवतार होता है और उसका नाम है परम धर्म संसद। ये अब कहाँ की नकल हुई है कोई परम धर्म संसद की? अब धर्म संसद हम बुलाएंगे, हम लोग आएंगे तो परम धर्म संसद। तो धारा तो हमारी थी, पर कुछ नकलची लोग इस तरह का रास्ता ले रहे हैं जिनका सीधा सीधा हिंदू जनता को, भारत की जनता को गुमराह करने का है। परम आराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया, अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। जो लोग परम धर्म संसद के नाम पर या अयोध्या पर कुछ करने जो बात कर रहे हैं, वो आज तक कभी कार सेवा के कार्यक्रम में, राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन में कहीं भी वो जुड़े नहीं हैं। पहले कभी उनका कोई योगदान नहीं। ये राम मंदिर पर संतों का सियासी अखाड़ा है जो इस वक्त प्रयागराज कुंभ में चल रहा है। बुधवार को जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती की परम धर्म संसद खत्म हुई तो आज वो धर्म संसद शुरू हुई, जिसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया है। जमावड़ा अलग अलग क्यों हो गया? एक धर्म संसद उधर होती है, एक धर्म संसद इधर होती है, बंटवारा क्यों? राम तो एक है, लक्ष्य तो एक है सबका। देखिए, धर्म संसद 1982 से एक ही चली आ रही है
जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और परमहंस विरक्त श्रोमणी श्री स्वामी वामदेव जी महाराज जो अखिल भारतीय संत समिति के संस्थापक रहे, उन्हीं के काल से, और वही धर्म संसद आज तक चली आई है और उसी धर्म संसद के सदन में सब निर्णय हुए हैं। ये अब कहाँ की नकल हुई है कोई परम धर्म संसद की? विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में संतों ने उस परम धर्म संसद को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे वो आज की धर्म संसद से पहले ही अपनी परम धर्म संसद बुला ले। और यही नहीं, राम मंदिर बनाने की तारीख बताकर अयोध्या कूच करने का ऐलान कर दिया था। 21 फरवरी 2019 बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए यदि हमें गोली भी खानी पड़े या जेल भी जाना पड़े तो हम प्रस्तुत हैं। राम मंदिर को लेकर संतों के बीच ही ये टकराव दिलचस्प है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में पहुंचे संत तो परम धर्म संसद के संतों पर यह कहकर सवाल उठा रहे हैं कि जो तारीख बताने में जुटे हैं उनका मंदिर आंदोलन में कोई योगदान ही नहीं था। ये जो लोग परम धर्म संसद के नाम पर या अयोध्या पर कुछ करने की जो बात कर रहे हैं, वो आज तक कभी कार सेवा के कार्यक्रम में, राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन में कहीं भी वो जुड़े नहीं हैं। और आज वो अयोध्या में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं जो कभी इस आंदोलन से जुड़े ही नहीं है। तो आज जो धर्म संसद हो रही है, यही धर्म संसद जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन में शुरुआत से इस आंदोलन के साथ है, यही संत जो ये धर्म संसद में मौजूद है। लेकिन परम धर्म संसद वाले संतों का कहना था कि उन्हें राम मंदिर पर पहल इसीलिए करनी पड़ी कि कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। और अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कह दिया तो फिर उनका आदेश ही सबसे बड़ा है। हमारे तो सुप्रीम धर्मगुरु हैं और सुप्रीम धर्मगुरु चलेंगे सुप्रीम हमारे भगवान की शिलान्यास करने, तो उसमें क्या बुराई है? दूसरा पक्ष कह देगा हमारी अति परम धर्म संसद है, तब क्या कीजिएगा? इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने महाराज आप खुद इतनी लड़ाई लड़े हैं कानूनी, हिंदू महासभा कौन सी असली है कौन सी नकली है? कोई कहता 2 हिंदू महासभा है, कोई कहता 7 है, कोई कहता 12 है। फिर तो छोड़ दीजिए, जो राम का काम करे वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की परम धर्म संसद में जो ऐलान हुआ था और अब जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में बातें निकल कर आई है, उससे यही लगता है कि संत भी बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में बटे दिख रहे हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वो सब संतों के साथ है। हम किसी पार्टी हित की बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, हिंदू के हित की बात करते हैं। वो कोई भी हमारे साथ आएगा हम उसको साथ लेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या किसी अन्य दलों के लोग हों। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, जो परम धर्म संसद बुलाते हैं, परम धर्मादेश की बात करके उनके संबंध कहां से जुड़े हुए हैं, उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। अगर वो इतने 70 वर्षों से वो इस देश के अंदर राज कर रहे थे कांग्रेस के लोग। ये तीखे हमले जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती और उनकी परम धर्म संसद पर आज उसी जगह से किए गए जिस जगह से कल परम धर्म संसद सरकार को कोस रही थी कि विवादित जगह के बिना मंदिर कैसे बनेगा। बाकी 67 एकड़ जमीन पर कब्जा छोड़ाने वाली बात धोखा है। तो जब उसको आप विवादित कहकर छोड़ देंगे तो रामलला के मंदिर का क्या होगा? जनता तो ये मांग रही है कि जहां भगवान रामलला विराजमान है वही हमारी जन्मभूमि और ये अदालत ने भी मान लिया है। तो ऐसी स्थिति में वो जगह विवादित कहाँ है जो हमसे वो छुड़ाई जा रही है? इसलिए राम जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी जगह मंदिर बनाने की जो साजिश रची जा रही है उसका हम ही नहीं, जितने ये महात्मा यहाँ बैठे हैं ये सब विरोध करते हैं। परम धर्म संसद ने तो सरकार को नई पहल के बाद भी घेर लिया और खुद अयोध्या कूच करने का ऐलान कर दिया। लेकिन धर्म संसद वाले जगत गुरु परम धर्म संसद वाले जगत गुरु पर ही राजनीतिक चालों के आरोप लगा रहे हैं। स्वरूपानंद जी महाराज के सीधे सीधे कहूंगा कांग्रेस के साथ संबंध है और वो पहले तो कहें भाई हम
अगर वो कूच करने की बात करते हैं कि हम कूच करेंगे अयोध्या में, पहले उनको कहो जो तुम्हारे चेले सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों का पक्ष लेकर के लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए और इसकी सुनवाई डिले होनी चाहिए, पहले तो महाराज उनको ये कहिए कि वो पहले कांग्रेस के आकाओं को कहें, फिर उनके वकीलों को कहें, वो सुप्रीम कोर्ट से जो हिंदुओं के हित की अगर बात करते तो पहले वहां से मुकदमा लड़ना छोड़ें। राम मंदिर के विरोध के अंदर इनके वकील तमाम खड़े हैं, राजीव धवन है, कपिल सिब्बल और तनखा जैसे लोग, तो ये कैसे देश को ये गुमराह कर रहे हैं। ऐसी बातों से तो साफ है कि राम मंदिर भले ही पूरा संत समाज जल्द बनवाना चाहता है, लेकिन राजनीति ने संत समाज का बंटवारा कर दिया है और इसी में राजनीतिक पार्टियों की सुविधा के हिसाब से संत राम मंदिर को लेकर अपनी सोच बता रहे हैं। रोहित सरदाना, प्रयागराज, आज तक। वैसे राम के नाम पर राजनीतिक खेमों में बटे संतों को देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ कि सबको पता चल गया कि संतों के बीच की राजनीति क्या है और कौन किस खेमे का है। लेकिन ये खेमेबाजी भले ही चलती रहे, असली बात अयोध्या पर किसी फैसले की ही है, क्योंकि सब यही मानते हैं कि अयोध्या पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। प्रयागराज में किस तरह से अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के प्रतीक भी लगे हैं, प्रयागराज से हमारी सहयोगी मौसमी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर का मसला कुंभ में कुछ इस तरह गरमाया कि एक धर्म संसद के बाद दूसरी धर्म संसदें यहाँ पे हो रही हैं। आलम यह है कि हर धर्म संसद में पर आगे क्या होगा इस पर चर्चा हो रही है और तमाम साधु संत समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग खेमों में बट गए हैं। यहाँ पे आप देखिए तो विहिप का जो धर्म संसद चल रही है उसकी बिल्कुल ठीक बगल में ये आप देखेंगे तो ये मॉडल है राम मंदिर का, जो वहाँ पे विवादित जमीन पर बनाया जाएगा। 2 मंजिला ये इमारत है और यहाँ देखने के लिए तमाम जनता जनार्दन जो है वो आ रही है। राम मंदिर का जो मॉडल है उसको देखने के लिए साधु संत भी है, जनता भी है। आइए उनसे पूछते हैं, ये देखने आए हैं महाराज आप? हाँ, देखने आए हैं। तो क्या जानकारी है आपको कि कब तक बनेगा, क्या चाहते हैं आप लोग? हमें चाहते जल्दी बने, मतलब जल्दी इसका अभी धर्म संसद है विश्व हिंदू परिषद में, कल फैसला होने वाला है। कल फैसला होने वाला है, फैसले में क्या होगा कुछ पता है? अम्मा आप लोग यहाँ देखने आए हैं तो पता है क्या है ये? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का मंदिर बने और इसकी हम लोग की प्रतीक्षा है कि जल्द से जल्द ये काम हो। पता चला है कि कल इसका वो होने वाला है, कुछ संभावना है कल के लिए। पर मामला तो कोर्ट में है महाराज, कहाँ से चले आ रहे हैं? हम जी एमपी से आ रहे हैं। तो हम जा सोच रहे हैं भगवान राम जन्मभूमि का मुद्दा जल्दी से जल्दी हम लोगों को बन जाए, है नहीं? वही जानी सबका यानी अपने योगी जी का कहना है मुख्यमंत्री सब लोग यानी सब लोग यहाँ से लगे कि भगवान के धर्म की जय हो, है नहीं? धर्म का ध्वजा लहराए। धर्म के आगे यहाँ पे तो कोर्ट में मामला चल रहा है, आप लोगों को जानकारी है? जी हाँ, कोर्ट पे तो चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ राजनीति पार्टी अपना मतलब वोट बैंक खातिर देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं की हक है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉडल है। गौरी शंकर जी यहाँ पे है जो मौजूद है, देख रेख कर रहे हैं। भगवान राम की प्रतिमा है, उसके बगल में ये मंदिर है। तो गौरी शंकर जी जरा बताइए इसके बारे में कि कितनी ये मॉडल के बारे में कुछ जानकारी दें। मॉडल बनाया गया हम लोग कार्यकर्ता थे धीरेन्द्र शुक्ला जी, वो बनाए थे इसको रखने के लिए, खास तौर से कुंभ के लिए बनाई था। कुंभ जब प्रयागराज में कुंभ लगेगा तो उसमें रखाएगा। आम आदमी को दिखाने की देखिए हमारा मंदिर इसी तरह बनेगा। कितना बड़ा है ये, क्या कितना ऊंचा है, क्या इसका डायमीटर होगा? ये 10 फुट ऊंचा है, लगभग 10 से 1 इंच कम में होगा, 10 फुट। अब 20 फुट इस तरह चौड़ाई। ये असल में कितना होगा ये मॉडल का? वो तो कौन, ये मॉडल क्यों? अयोध्या वाला मॉडल। अयोध्या वाला मॉडल 70 एकड़ में बनेगा मंदिर, वो मंदिर बनेगा। तो इसी को करेंगे बस, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह धुआं बनेगा। एक मरातीन तक जाकर तक का पूरा हमारा तैयार हो गया है। ये 2 मंजिला बनने वाला है, एक मंजिल का पूरा हम लोग तैयार होगा, दूसरे मंजिल में हाथ लगा है। तो यहाँ पे देखिए भगवान को बैठाए भी हैं आप अंदर, तो इधर देखिए तो भगवान भी विद्यमान है और कुछ इस तरह आप देखिए यहाँ पे दान पात्र भी है, पूजा पाठ भी होता है। रामलला जो है वो सीता मैया के साथ और लक्ष्मण के साथ जहाँ पे विद्यमान भी किए गए, तो पूरी एक मॉडल तैयार किया गया है।
इस कुंभ में, और जिस तरह से राम का नाम सुनाई दे रहा है, जाहिर है कि यहाँ से साधु संतों की लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर मांगे उठ रही हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, प्रयागराज, आज तक। मंच पर विद्यमान संत समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे परे भी एक सोच है संतों की, जो मंच पर तो नहीं है लेकिन इस आंदोलन का हिस्सा इस लिहाज से है कि वो सरकारों से अलग राम मंदिर के बारे में सोच रहे हैं। क्या नोटबंदी ने देश को बेरोजगार बनाकर छोड़ा? अगर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ के लीक हुए सर्वे की रिपोर्ट को माने तो इस सवाल का जवाब हां होगा, जिससे पता चला है कि नोटबंदी के बाद देश में बेरोजगारी के ऐसे हालात बने जो 45 साल में पहले कभी नहीं हुए। हम इसे लीक हुआ सर्वे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े जारी नहीं किए हैं, बल्कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान देश में बेरोजगारी दर 6.1% थी। इससे पहले 1972-73 में देश में बेरोजगारी की दर 6% से ज्यादा थी। साल 2011-12 में बेरोजगारी की दर 2.2% थी। रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.8%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 5.3% है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र के 15 से 29 साल के युवा पुरुषों ने बेरोजगारी दर 18.7% है। 2011-12 में यह दर 8.1% थी। वहीं ग्रामीण इलाकों में 29 साल तक की उम्र के पुरुषों की बेरोजगारी दर 17.4% है। 2011-12 में यह आंकड़ा सिर्फ 5% था। शहरी इलाकों में युवा महिलाओं में बेरोजगारी दर 27.2% है, जो 2011-12 में 13.1% थी। वहीं ग्रामीण इलाकों में युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 13.6% पर है, जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा 4.8% पर था। साल 2017-18 में लेबर फोर्स भागीदारी रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। 2011-12 में जहां देश की आबादी ने 39.5% लोग काम करते थे, वहीं यह दर घटकर 2017-18 में 36.9% हो गई। इस सर्वे की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह मोदी सरकार के बनने और नोटबंदी लागू होने के बाद का पहला सरकारी सर्वे है, जिससे रोजगार पर नोटबंदी के असर का पता चलता है। यहां आपको यह बताना भी आवश्यक है कि बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने में हो रही देरी के विरोध में राष्ट्रीय जनसांख्यिकी आयोग के 2 अधिकारियों ने 25 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। रिपोर्ट लीक होने के बाद नीति आयोग ने बेरोजगारी के आंकड़ों पर सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का पक्ष रखा। आपने एक बार किया, बिल्कुल नया तरीके से डेटा कलेक्ट हो रहा है इस बार, जो पहले कभी नहीं होता था। और जब दूसरी हो रहा है तो इसके लिए एक तो उसका जो चेंज है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि उसका एक तरह से वेरिफिकेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डेटा क्योंकि नहीं हुआ है और ये डेटा अभी भी प्रोसेस हो रहा है, तो इसीलिए सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी तक रिलीज नहीं किया था। और ये हुआ था कि जब ये 6 क्वार्टर का डेटा बन जाएगा और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम लोग रिलीज करेंगे। तो ये सूरत है। तो इसलिए इस डेटा को साइड करना ये मेरे ख्याल में गलत है। और सबसे और भी बड़ी गलती ये है कि इसको कंपेयर करना 2011-12 से, क्योंकि 2011-12 में आपको पता होगा कि वो दैट वाज अ क्विंक्विनियल सर्वे, वो 5 साल में एक बार होता था। उसका जो मेथोडोलॉजी थी इट वाज वेरी डिफरेंट। देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर सरकार सफाई दे रही है, लेकिन इन आंकड़ों के सामने आते ही कांग्रेस की अकड़ बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी के आंकड़ों को राष्ट्रीय त्रासदी बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में हाउस द जोश की तर्ज पर हाउस द जॉब हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी के लिए द फ्यूरर शब्द का इस्तेमाल किया है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका इस्तेमाल जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के लिए किया जाता था। यानी राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की है और लिखा है कि हमें हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन 5 साल बाद पता चला कि देश तबाह हो चुका है। आज देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल में सबसे अधिक है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की तो बीजेपी ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जवाबी ट्वीट में राहुल गांधी की तुलना इटली के तानाशाह मुसोलिनी से कर दी गई। बीजेपी ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी को मुसोलिनी की अल्पदृष्टि विरासत में मिली है और उनके पास मुद्दों की समझ कम है। ईपीएफओ का डेटा बताता है कि नौकरियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यह बीते 15 महीनों में पैदा की गई है। केवल एक आदमी जिसने कभी उचित नौकरी नहीं की है और वो पूरी तरह से बेरोजगार है, केवल वही ऐसी फर्जी खबर पर गपबाजी कर सकता है।
देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी के लीक हुए आंकड़ों पर सिर्फ ट्विटर पर ही सियासी युद्ध नहीं चल रहा, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाक युद्ध भी शुरू हो गया है। बेरोजगारी के आंकड़ों की लीकेज से कांग्रेस की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है, जबकि बीजेपी के लिए ये आंकड़े न उगलते बन रहे हैं न निगलते बन रहे हैं। मोदी सरकार कल अपना छठा और मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी, लेकिन आज देश में बेरोजगारी के वो आंकड़े लीक हो गए जिनको दबा कर रखने के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। और ऐसा तब हुआ है जब बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ये कहते हुए इस्तीफा दे चुके हैं कि सरकार रोजगार के आंकड़े दबा रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, उसके 2 आदमियों के इस्तीफे देने के कारण जो ये बात हो रही है, उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डाटा तब होता है जब उसको सारा को प्रोसेसिंग कर ली जाएगी। अगर वो उसमें से कोई भी एक स्टेप बाकी है तो जाहिर तौर पर वो डाटा नहीं है। सरकार अच्छी चल रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी राज्य मंत्री विजय गोयल बेरोजगारी के लीक हुए डेटा को ऑफिशियल नहीं मानते, लेकिन मोदी सरकार के कई मंत्री मानते हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े सही हैं, लेकिन सरकार की मंशा गलत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक मूल बात हमें ये समझनी होगी कि कोई भी जिम्मेवार सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, बट इट कैन जनरेट जॉब्स। And therefore the commitment of this government and the endeavor has been to create employability rather than employment. वो एक चैलेंज है, लेकिन उसके लिए सरकार जितना कदम उठाए आगे भी कदम उठाएंगे। उसके लिए सब देशवासी को मालूम है, भरोसा नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार पर है। हर साल 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा कर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार के लिए बेरोजगारी के आंकड़े परेशानी पैदा करने वाले हैं, वो भी तब जबकि अगले 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव है। लेकिन अब जबकि आंकड़े लीक हो गए हैं तो सरकार तर्क दे रही है। सरकार का पहला तर्क तो यही है कि बेरोजगारी के आंकड़ों में इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र की नौकरी कर रहे लोगों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार दूसरा तर्क ये दे रही है कि बेरोजगारी के ये आंकड़े सिर्फ 1 साल के हैं, जो बेरोजगारी की असली तस्वीर पेश नहीं करते। सरकार हमेशा से ये तर्क भी देती आई है कि मुद्रा लोन, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से पैदा हुए रोजगारों को भी आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। In a month's time, in March, absolutely, in March. देश में 7वें आसमान पर पहुंच चुकी बेरोजगारी के आंकड़े ऐसे वक्त में जारी हुए हैं जब सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जाहिर है इन आंकड़ों ने सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने के लिए एक और मुद्दा दे दिया है। पहले हम कई प्रदेशों में ये सुनते थे कि इंसानों का इनकाउंटर हो रहा है, अब ऐसा लगता है कि डेटा का इनकाउंटर हो रहा है। बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है, इसीलिए आज जनता में वो अराजकता है, वो दुख है कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो कहते थे कि पकौड़ानॉमिक्स से जनता को रोजगार मिलेगा, तो हमने पकौड़ानॉमिक्स का नतीजा हमने देख लिया। Unemployment rate is at a high, not low. The unemployment rate is at a high of about 6.1% or so, but that's because no jobs are created. देखिए, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का रिपोर्ट 2014 के पहले तक का है, आदरणीय मनमोहन सिंह के रिजिम का कि कितनी नौकरियां हैं उसका रिपोर्ट प्रकाशित है, लेकिन 2014 के बाद आज तक 1 नौकरी मिली या 5 नौकरी मिली या नौकरी नहीं मिली या पकौड़ी के दुकान मिला, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है और कहीं भी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में नहीं है। ऐसे वक्त में जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन वादे करने में जुटी हुई है, ऐसे में बेरोजगारी के मुद्दे पर देश की जनता को जवाब देना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे कांग्रेस तो काफी लंबे समय से मोदी सरकार पर आरोप लगाती आई है कि नोटबंदी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी के आंकड़ों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के इस दावे को उस वक्त और हवा मिली जब बेरोजगारी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में देरी से नाराज होकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने
25 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पीसी मोहनन ने आज तक से बातचीत करते हुए अपने इस्तीफे की वजह बताई थी। Is this also got something to do with the NSSO survey that you had already approved but was not released by the government? It is one of the reasons. One report of the NSSO survey, which it was supposed to be released in December 2018, as per our own decision back in January 2018. Then we had thought that we had decided that this report will be released in December, and we had approved it for release. Unfortunately, I have not seen the report yet in the website or anywhere. So that is one of the, you can say that. So, but the government on its part has also said that the data does not include more new age, new industry jobs such as cab aggregators as well as entrepreneurship jobs, because the government claims that it has generated a lot of employment. See, the NSS survey methodology is, it is a household survey. We go to the household, the investigator goes and ascertain what each member of the household is doing. There's no distinction between new age or old age or anything like that. So there is no way that an employed person will be missed in the NSS surveys. So I cannot say that a particular sector is not captured. That will not be correct to say. देश में बढ़ती बेरोजगारी के लीक हुए सरकारी आंकड़े मोदी सरकार के अच्छे दिन वाले दावों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तब बेरोजगारी के आंकड़ों का खुलासा मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनकर आया है। वो भी तब जब देश की जनता को लगता है कि मोदी सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पर विफल रही है। ये बात इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी पता चली है, जिसमें बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी उजागर हुई है। सर्वे के अनुसार 37% लोग बेरोजगारी को आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, जबकि 19% वोटर्स को महंगाई बड़ा मुद्दा लगती है, जबकि भ्रष्टाचार को लेकर 15% वोटर्स ने चिंता जाहिर की है। अब तो देश में बेरोजगारी के आंकड़े भी लीक हो गए हैं, जो बताते हैं कि देश में जितनी बेरोजगारी इस समय है, उतनी बेरोजगारी पिछले 45 सालों में नहीं रही। यानी इस बार बेरोजगारी का मुद्दा मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने इस कार्यकाल में आखिरी बार बजट पेश करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि यह अंतरिम बजट ही होगा, लेकिन जिस तरह कयास हैं और सरकार की जो तैयारी दिख रही है, उसके बाद लग रहा है कि इस बार बजट बेहद खास रहने वाला है। पिछले संसद सत्र में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह गए थे कि स्लॉग ओवर्स में सरकार कई छक्के लगाने वाली है। ऐसे में बजट वो मौका है जब उम्मीद की जा रही है कि सरकार राहत के पिटारे खोल सकती है। पिछले कुछ महीनों में सबसे अधिक राजनीति किसानों के हाल पर हुई है, इसीलिए बजट किसानों वाला हो जाए तो बड़ी बात नहीं। इसीलिए किसानों के लिए क्या ऐलान हो सकता है, जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। किसानों की कमाई में मदद देने की किसी योजना का ऐलान हो सकता है। कम ब्याज दरों वाले कृषि कर्ज पर बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। फसलों पर एमएसपी सीधे बैंक खाते में पहुंचाने के उपाय संभव हैं। साथ ही खाद्य फसलों पर बीमा का प्रीमियम माफ करने का प्रस्ताव संभव है। छोटे किसानों को 4 से 5 हजार रुपए प्रति एकड़ सालाना मदद की व्यवस्था हो सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में राहत संभव है। किसानों के अलावा मिडिल क्लास भी बजट को लेकर सरकार से बहुत सारी उम्मीदें बांधा हुआ है। सरकार आयकर देने वालों की तादाद में बढ़ोतरी को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है, इसीलिए इस बार सरकार भी इन उम्मीदों को पूरा कर सकती है। इनकम टैक्स में छूट की सीमा और बढ़ाई जा सकती है। 5 लाख रुपए तक की कमाई पर आयकर से छूट मिल सकती है। साथ ही आयकर के स्लैब में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 रुपए से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। घर कर्ज पर ब्याज में बजट से राहत भी मिल सकती है। सुबह 7 बजे से लगातार आज तक पर कवरेज शुरू हो जाएगी। हमारे बजट बाजार में एक एक पहलू का पूरा विश्लेषण, पूरी खबर सबसे तेज आज तक पर। खबरदार में अब वो तस्वीर देखिए जिस पर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर से बाइक से छलांग लगाकर होटल में उतर जाए? लेकिन दुबई में ऐसा हुआ। स्कॉटिश बाइकर क्रिस कायले ने हेलीकॉप्टर से अपनी बाइक पर सवार होकर छलांग लगाई। ये छलांग दुबई के बुर्ज अल अरब होटल में लगाई गई। हेलीकॉप्टर से क्रिस 14 फीट की ऊंचाई से बाइक लेकर कूदे। वो 12 फीट के एक रैंप पर उतरे। इसके बाद 30 मीटर के रैंप से होटल के रेड कार्पेट तक बाइक से पहुंचे। ये तो हुई विदेश की खबर, लेकिन देश की हर खबर देखने के लिए YouTube पर भारत तक सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।